भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तः स्थमीश्वरम। इस वेबिनार में भाग ले रहे सभी विद्वत एवं सुधीजनों का सादर अभिवादन। कोविड-19 वैश्विक संदर्भ में महामना की भारतीय जीवन दृष्टि विषयक वेबिनार के द्वितीय दिवस के सत्रों के संचालन हेतु मैं प्रभाकर उपाध्याय, प्राध्यापक प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृत एवं पुरातत्व विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय एवं संगठन सचिव, महामना मालवीय मिशन काशी हिंदू विश्वविद्यालय इकाई तथा इस वेबिनार के संयुक्त आयोजन सचिव के रूप में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वेबिनार में आज 4 सत्र हैं। एकेडमिक दृष्टि से आज का दिन इस वेबिनार का सबसे महत्वपूर्ण दिन है। आज का पहला सत्र महामना की दृष्टि में योग, आयुर्वेद एवं चिकित्सा, द्वितीय सत्र महामना का स्वदेशी व आर्थिक चिंतन, तृतीय सत्र महामना की दृष्टि में भारतीय संस्कृति एवं परंपरा तथा आज का अंतिम सत्र महामना की दृष्टि में शिक्षा का दर्शन है। इन सभी सत्रों में अपने विचार रखने के लिए ऐसे कई महान व्यक्तित्व एवं गंभीर अध्येता जुड़ रहे हैं जो महामना के जीवन दृष्टि के अनुरूप सात्विक जीवन जीते हैं। यह हम लोगों का सौभाग्य है कि आज हम उनके अगाध अध्ययन एवं गंभीर चिंतन से लाभान्वित होंगे। आज के सत्रारंभ के पूर्व ऐसे विद्वानों के स्वागत हेतु इस वेबिनार की ऐसी भव्य रूपरेखा प्रदान करने वाले विकिरण चिकित्सा विभाग, चिकित्सा विज्ञान संस्थान काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पूर्व अध्यक्ष एवं महामना मालवीय मिशन के पूर्व अध्यक्ष एवं वर्तमान संरक्षक प्रोफेसर यूपी शाही जी को मैं स्वागत भाषण के लिए आमंत्रित कर रहा हूं। प्रोफेसर यूपी शाही जी। नमस्कार देवियों और सज्जनों, मैं प्रोफेसर उदय प्रताप शाही, महामना मालवीय मिशन काशी हिंदू विश्वविद्यालय की इकाई की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूं। आज के इस राष्ट्रीय संगोष्ठी के दूसरे दिवस पर, जैसा आप सबको ज्ञात है कि सारा विश्व कोविड-19 की महामारी से ग्रस्त है और इससे निकलने के लिए प्रयासरत है। इसी संदर्भ में हमारी महामना मालवीय मिशन की काशी हिंदू विश्वविद्यालय इकाई ने एक त्रिदिवसीय राष्ट्रीय गोष्ठी का वेबिनार का आयोजन किया है, जिसका मुख्य विषय है वैश्विक संदर्भ में महामना की भारतीय जीवन दृष्टि, विशेषकर कोविड-19 के विषय में। और आज इसका दूसरा दिन है। कल इसका उद्घाटन हुआ और प्रथम सत्र संपन्न हुआ, जिसका विषय था महामना के जीवन दर्शन एवं धर्म विषय, जिस पर वक्ताओं ने अपनी वक्तृता दी। आज दूसरे दिन हमने कार्यक्रम को 4 सत्रों में बांटा है और आज का पहली प्रस्तुति जो कि द्वितीय सत्र रूप में होगी, इसका विषय है महामना की दृष्टि में योग, आयुर्वेद एवं चिकित्सा। तीसरा सत्र यह है, इसका विषय है महामना का स्वदेशी एवं आर्थिक चिंतन। चौथे सत्र में महामना की दृष्टि में भारतीय संस्कृति एवं परंपरा और 5वां सत्र होगा महामना की दृष्टि में शिक्षा का दर्शन। द्वितीय सत्र की ओर हम फिर आते हैं। इसके मुख्य वक्ता हैं डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, जो राज्यसभा के माननीय संसद सदस्य हैं, और इस सत्र की अध्यक्षता करेंगे प्रोफेसर कमल नयन द्विवेदी जी, जो कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आयुर्वेद संकाय में द्रव्य गुण विभाग के अध्यक्ष एवं आचार्य हैं। तृतीय सत्र महामना का स्वदेशी और आर्थिक चिंतन विषय पर मुख्य वक्ता के रूप में हैं प्रोफेसर गिरीश चंद्र त्रिपाठी जी, जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति रह चुके हैं एवं वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद के अध्यक्ष हैं। दूसरी वक्ता इस सत्र की हैं डॉक्टर उषा त्रिपाठी, जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय की मालवीय मूल्य अनुशीलन केंद्र के अनुसंधान अधिकारी हैं, और इस सत्र की अध्यक्षता प्रोफेसर देवेंद्र प्रताप सिंह जी करेंगे, जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के ही रिटायर्ड प्रोफेसर हैं एवं लखनऊ विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति रह चुके हैं। साथ साथ कई जिम्मेवारियों का निर्वहन उन्होंने किया है। चौथा सत्र विषय है महामना की दृष्टि में भारतीय संस्कृति एवं परंपरा, जिसके मुख्य वक्ता हैं डॉक्टर बाल मुकुंद पांडे जी।
आप अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना के राष्ट्रीय सचिव हैं और दूसरे वक्ता के रूप में प्रोफेसर अवधेश प्रधान जी, आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के आचार्य रहे हैं। इस सत्र की अध्यक्षता प्रोफेसर दीनबंधु पांडे जी करेंगे, जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कला इतिहास एवं पर्यटन प्रबंधन विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष रहे हैं एवं ICSSR नई दिल्ली के सदस्य हैं। पांचवा आज का अंतिम सत्र महामना की दृष्टि में शिक्षा दर्शन विषय पर है और इसके मुख्य वक्ता होंगे प्रोफेसर अरुण दिवाकर नाथ वाजपेयी जी। आप हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति रह चुके हैं और इसकी अध्यक्षता इस सत्र की करेंगे प्रोफेसर रमाशंकर दुबे जी, जो वर्तमान में गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय गांधीनगर के कुलपति हैं एवं महामना मालवीय मिशन के उपाध्यक्ष हैं। इस चारों सत्रों का सत्र संचालन और धन्यवाद ज्ञापन के लिए डॉक्टर प्रभाकर उपाध्याय ने जिम्मेवारी संभाली है और प्रतिवेदक के रूप में डॉक्टर अनूप कुमार एवं श्री श्रेष्ठ इसमें लगे रहेंगे। तो इस तरह से आज के पूरे कार्यक्रम में हमने महामना मालवीय जी के विभिन्न आयामों को आपके समक्ष रखने का प्रयास किया है। आशा है आज की इस गोष्ठी से आप सब लाभान्वित होंगे और हम इससे कुछ ऐसा मंत्र निकाल कर लाएंगे, कुछ ऐसी व्यवस्था निकाल कर लाएंगे जो कोविड-19 की महामारी से लड़ने के लिए हमें सहायक हो सके। आपका फिर से एक बार स्वागत करते हुए और ये आशा करते हुए आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप पूरी गोष्ठी में शामिल रहें और आपको धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत वक्तव्य के लिए अपनी इकाई के संरक्षक मंडल के सदस्य प्रोफेसर यूपी शाही जी को बहुत बहुत धन्यवाद। न तो हम काम्ये राज्यम स्वर्गम न पुनर्भवम काम्ये दुख तप्ता नाम प्राणी नामार्थिनाशनम। पूज्य मालवीय जी को स्मरण करते हुए उनके इस ध्येय वाक्य के साथ हम आज के प्रथम सत्र महामना की दृष्टि में योग आयुर्वेद एवं चिकित्सा नामक सत्र का प्रारंभ कर रहे हैं। इस सत्र के विशिष्ट अतिथि माननीय राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी हैं। आप एक प्रख्यात चिंतक एवं प्रखर वक्ता हैं तथा वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। महामना के विचारों एवं कार्यों पर आपके कई महत्वपूर्ण लेख प्रकाशित हैं। श्रीमान, हम आदर के साथ आपको अपने वक्तव्य के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। माननीय राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी। नमस्कार। इस सत्र के अध्यक्ष महोदय, सम्मानित शिक्षक वृंद एवं सभी उपस्थित छात्र छात्राओं, आज का यह विषय जब हम महामना मदन मोहन मालवीय जी जैसे विराट युग दृष्टा पुरुष के स्मरण में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में गंगा के तट पर ऐसे विषय पर मंथन करने के लिए बैठे हैं, योग, चिकित्सा और आयुर्वेद का यह सत्र। तो सर्वप्रथम तो मैं कहना चाहूंगा, स्थान, विचार और व्यक्तित्व तीनों की दृष्टियों से देखें, यदि काशी का वह स्थान जो भारतीय संस्कृति और परंपरा में ज्ञान विज्ञान के संवहन में एक अद्वितीय अपरिमेय स्थान रखता है और उसके साथ आयुर्वेद का विषय जो अनादिकाल से ज्ञान के अप्रतिम स्रोत वेदों से जुड़ा हो और महामना मदन मोहन मालवीय जी के व्यक्तित्व के माध्यम से उठने वाला विषय, जो मैं कहना चाहूंगा कि आधुनिक युग में ज्ञान की संवाहन की परंपरा के प्राचीन स्वरूप के युगानुकूल संवाहक हैं, तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। जब काशी की बात आती है तो यहाँ की नगरी में तो स्वतः ही ज्ञान, भक्ति और आनंद की वह परंपरा आती है कि जिसके बारे में कहा जाता है कि चना चबेना और गंगा जल
जो देवें करतार, काशी छोड़ न जाइए जहां विश्वनाथ दरबार। अब ध्यान करिए कि जब काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई तो किस विचार से हुई थी? वह संस्कृति जिसने अनादिकाल से संपूर्ण विश्व को ज्ञान का एक नया सोपान देने का कार्य किया। आपको ध्यान हो, इसी काशी की धरती से हिंदी के प्रख्यात कवि जयशंकर प्रसाद जी उठे थे और जिन्होंने भारत की वह ज्ञान की परंपरा, जो प्राचीन भारतीय संस्कृति जिसे हिंदू संस्कृति कहते हैं, आजकल उस शब्द को लेकर थोड़ा राजनीति और व्यक्तिगत ढंग से एक टीका टिप्पणी अलग होती है, परंतु उन्होंने क्या कहा था? जगे हम लगे जगाने विश्वलोक में फिर फैला आलोक, व्योम तम पुंज हुआ तब नष्ट, निखिल संस्कृति को उठी अशोक। तो यदि उस संस्कृति के आधार पर ज्ञान के नए युगानुकूल स्वरूप को महामना मदन मोहन मालवीय जी ने प्रारंभ किया था, तो उसके जितने विविध आयाम थे, जितने संभव आयाम थे, सभी के बारे में उन्होंने एक नया प्रयोग किया। जहां तक मेरी जानकारी है, क्योंकि मैं इंजीनियरिंग का छात्र रहा हूं, कि इंजीनियरिंग के डिग्री देने के मामले में जब देश को स्वतंत्रता मिली तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और रुड़की दो ही विश्वविद्यालय थे जो पूरे भारत में इंजीनियरिंग की डिग्री दिया करते थे, सर्वप्रथम डिग्री देने वालों में। तो इसका मतलब आधुनिक विज्ञान भी था। अब यदि हम इस पे आए कि प्राचीन ज्ञान, प्राचीन विज्ञान को युगानुकूल परिवेश में प्रस्तुत करने का विचार, 1927 में उन्होंने आयुर्वेद के संस्थान की शुरुआत की। आज जब संपूर्ण विश्व कोरोना की इस महामारी से जूझ रहा है, जो मनुष्य जाति के ज्ञात इतिहास की सबसे विकट और व्यापक चुनौती है, आज तक in the documented history of mankind it has never happened that more than 2000 countries are facing a similar problem. 200 से अधिक देश इस समस्या से जूझ रहे हैं। वैक्सीन निकालने के लिए प्रयास हो रही है। चिकित्सीय क्षेत्र के लोग अपने शोध प्रयासों के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। उसके साथ एक दूसरा विचार भी आ रहा है। एक वायरस निकलेगा, उसका वैक्सीन विचार करेंगे, दूसरा वायरस निकलेगा, उसके वैक्सीन के लिए शोध करेंगे, परंतु एक ऐसी भी तो व्यवस्था होनी चाहिए जो शरीर की सामान्य प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में सहायक हो सके अथवा सहज स्वाभाविक रूप से उसे बढ़ा सके। अब ध्यान जाकर आयुर्वेद की तरफ आता है। भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने पहली बार आयुर्वेद को लेकर एक क्लिनिकल रिसर्च की शुरुआत की है, जो इससे पहले नहीं था। CSIR यानी जो हमारा शैक्षणिक वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है, उसके साथ मिलकर आयुर्वेद की दवाओं पर अनुसंधान की प्रक्रिया सरकार ने प्रारंभ की है कि किस प्रकार से वह कोविड-19 अथवा इससे जुड़े हुए अन्य रोगों के बारे में एक प्रभावी चिकित्सीय औषधि बना सके। आज हम 2020 में बैठे हैं। आप कल्पना करिए 1927 में यह विषय महात्मा मदन मोहन मालवीय जी ने सोचा। क्यों नहीं कोई सोच पाया? मैं कहना चाहूंगा इसको थोड़ा अन्यथा न लिया जाए। यदि स्वतंत्रता के बाद हमने बहुत अच्छे कार्य किए, कई सराहनीय कार्य हुए, IITs बनी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज बनी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलोर बना, एटॉमिक एनर्जी कमीशन बना, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बना। काश उस समय आयुर्वेद की मूलभूत रिसर्च के प्रति अगर वैसा ही दृष्टिकोण रखा होता जैसा महामना मदन मोहन मालवीय जी का था, और सरकार ने वैसा ही प्रशय सहयोग और संवर्धन दिया होता, तो शायद आज हम इन 60-70 वर्षों में 60-70 नए पेटेंट करके न सिर्फ मानव जाति की बड़ी सेवा कर चुके होते, विश्व को नई दिशा दे चुके होते, बल्कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के चलते हुए भारत के लिए अपार संपदा भी एकत्र कर चुके होते। तो यह दर्शाता है कि वो युग दृष्टा महापुरुष थे और उन्होंने एक शताब्दी पहले ही जिन चीजों पर विचार किया, आज वो यथार्थ नजर आता है। और जब उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आयुर्वेद की स्थापना की, तो इसके साथ एक और नई बात आती है। यह दुनिया में एक अनोखा प्रयोग है। कैसे?
विश्व में जितनी भी संस्कृतियां हैं उनमें धर्म ग्रंथ और विज्ञान, इसमें आपस में विरोधाभास है, द्वंद्व है। परंतु सिर्फ भारतीय संस्कृति एकमात्र संस्कृति है जहां आयुर्वेद बाई नेम इट सेल्फ इज द पार्ट ऑफ वेदास। नाम से स्वतः सिद्ध है कि वेदों का अंग है, और वेद हमारे यहां धर्म ग्रंथ माने गए, और उसमें चिकित्सा विज्ञान, और यह बाकायदा स्थापित रूप में माना जा चुका है कि सबसे एंशियंट डॉक्यूमेंटेड मेडिकल साइंस के ग्रंथ वेदों में है, तो आयुर्वेद में। तो इसका अर्थ क्या हुआ? मेडिकल साइंस इज अ पार्ट ऑफ द रिलीजियस टेक्स्ट यू विल नेवर फाइंड एनीवेयर इन द वर्ल्ड। मैथमेटिक्स, वैदिक मैथमेटिक्स आप सबने सुना होगा, मैथमेटिक्स इज द पार्ट ऑफ रिलीजियस टेक्स्ट। ये आपको सिर्फ यहीं दिखाई पड़ेगा, और यह महामना मदन मोहन मालवीय जी की दृष्टि थी। आपने देखा कि आयुर्वेद को लेकर जो बातें कही जाती हैं कि औषधियों के माध्यम से प्रकृति के साथ सामंजस्य रहते हुए समाधान और निदान खोजना, परंतु ऐसा ही नहीं है। यह माना जाता है कि मॉडर्न साइंस ने सर्जरी जैसी चीज दी जिस बारे में भारतीयों के पास बहुत कुछ नहीं था। तो मैं कहना चाहता हूं, सुश्रुत संहिता में 180 अध्याय है, 1100 प्रकार की प्रक्रियाओं का उल्लेख है, 121 सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स का उल्लेख है, 650 प्रकार की मेडिसिन जिसमें एनिमल से भी हैं, प्लांट से भी हैं और मेटल से भी हैं, उनका इतना विस्तृत उल्लेख है कि आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बहुत से ऐसे संस्थान हैं जो यह स्वीकार करते हैं कि शल्य क्रिया या सर्जरी के सबसे पहले प्रणेता आचार्य सुश्रुत थे। ऑस्ट्रेलियन सर्जन्स एसोसिएशन जो मेलबर्न में है, वो बाकायदा इसको आधिकारिक रूप से स्वीकार करता है। अब आप कल्पना करिए कि ये तो वो क्षेत्र था जहां माना जाता था कि सब कुछ आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने दिया है। इसमें एक महत्वपूर्ण घटना भी है, इसके बाकायदा दस्तावेजी सबूत उपलब्ध है। सन 1793 के आसपास की घटना है, पुणे शहर की, कि टीपू सुल्तान की सेना में कोई एक व्यक्ति था, और उस जमाने में यदि किसी व्यक्ति के ऊपर शासक नाराज हो तो अक्सर उसका अंगभंग कर देते थे। तो उस व्यक्ति की नाक काट दी गई थी। नाक काटने के बाद 2 प्रसिद्ध अमेरिकी, क्षमा करूंगा, अंग्रेज, ब्रिटिश चिकित्सकों ने इसका उल्लेख किया है, टॉमस क्रूजो और जेम्स फिंडले। उन्होंने सन 1794 में लंदन से प्रकाशित होने वाली द जेंटलमैन्स मैगजीन नामक पत्रिका में यह लिखा कि उन्होंने देखा कि भारत के पुणे में जिस व्यक्ति की नाक काट दी गई थी, बाकायदा सुश्रुत संहिता के सिद्धांतों के अनुसार शल्य क्रिया करके उसकी नाक यथावत कर दी गई, जिसको आज की डेट में रैनोप्लास्टी कहते हैं। अब इसका प्रमाण स्वयं ब्रिटेन की एक प्रतिष्ठित मैगजीन लंदन में सन 1794 में अपने अंक में मान रही है। परंतु दुर्भाग्य यह हुआ कि जब 1837 में नई शिक्षा नीति आई तो सब प्राचीन ज्ञान के स्रोतों को रोककर और हमारे ऊपर एक विशेष प्रकार की शिक्षा व्यवस्था थोप दी गई, और फिर यदि कहा जाए कि 20वीं सदी में उसको नए सिरे से चुनौती देने या नया स्वरूप देने का काम किया तो महामना मदन मोहन मालवीय जी ने किया। आज आप देखिए, जब चिकित्सीय सुविधाओं की बात आती है, एक बड़ी सिंपल सी बात मैं कहना चाहूंगा। आज हम सब लोग कह रहे हैं कि गिलोय, काढ़ा, तुलसी, इस प्रकार की चीजों को पिए तो बेहतर रहेगा। इसी में कहा जाता है कि एक चाय होती है जिसको अर्जुना टी कहते हैं। ये एक अर्जुन वृक्ष है, उसकी छाल है जो हृदय के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। अर्जुनारिष्ट, अर्जुनासव आपने सुना होगा, परंतु आपने कभी ध्यान दिया उसका साइंटिफिक नेम क्या है? साइंटिफिक नेम है टर्मिनेलिया अर्जुना,
यानी साइंटिफिक नेम में विधिवत अर्जुन है। तो यह इस बात का प्रमाण है कि यह भारत के ज्ञान से ही प्रेरित होकर उस पौधे की खोज की गई और अंततः उसका वैज्ञानिक नाम भी टर्मिनेलिया अर्जुना हुआ। आप सभी लोग जानते होंगे, आप तो संयोग से एक ऐसे स्थल पर हैं जहां धर्म भी आप बहुत निकटता से देखते हैं, काशी में, और चूंकि आप बीएचयू में हैं तो विज्ञान को भी बहुत नजदीकी से देखते हैं। भारतीय संस्कृति में पीपल के वृक्ष को बहुत पवित्र माना गया है। उसका पूजा पाठ, श्रद्धा, हर प्रकार का एक उपयोग है। पीपल के वृक्ष को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? होली फिग। अब ये होली शब्द हम तो नहीं लाए, ये तो अंग्रेजी भाषा स्वयं लाई है। और पीपल के वृक्ष को साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या कहते हैं? फिक्यूअस रेलिजियोसा। फिक्यूअस रेलिजियोसा, रिलीजन आ गया इसमें। धार्मिक दृष्टि से पवित्र यह पौधा है, इसीलिए सामान्य में भी उसे होली फिग कह रहे हैं। तो होली तो हमारे यहां माना जा रहा है। यद्यपि मैं रिलीजन नहीं मानता इस संस्कृति को, पर उनकी नजर में रिलीजन है, इसलिए इसको रिलीजियस माना जा रहा है। तो ये तो इस बात का प्रमाण हो गया कि यदि हम केवल विशुद्ध वैज्ञानिक दृष्टिकोणों से भी देखें तो आयुर्वेद के परंपरागत रूप में भी ऐसी तमाम चीजें हैं जो स्वतः इस बात को सिद्ध करती हैं कि कितना वैज्ञानिक और व्यवस्थित ज्ञान का आधार था। आप स्वयं सोचिए, भारत के प्राचीन ज्ञान को जरा सा लापरवाही से डील करने का क्या परिणाम हुआ? बासमती का पेटेंट, हल्दी का पेटेंट, नीम और तुलसी का पेटेंट हमारे हाथ से जा रहा था। वो क्यों बचा? क्योंकि हमारे पास पुराने व्यवस्थित ग्रंथ थे। और हो सकता है, मैं ये कहना चाहूंगा कि सबसे पहले आयुर्वेद को संस्थागत स्वरूप आधुनिक शिक्षा में देने का कार्य महामना मदन मोहन मालवीय जी ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थान के द्वारा किया। यदि ये ना होता तो शायद वही लोग ये भी कह देते कि ये तो आपकी धर्म परंपरा और माइथोलॉजी का अंग है। मगर आज वो व्यवस्थित रूप में था जिसने भारत को इन पेटेंटों से बचाया, अन्यथा ये विदेशों के हाथ में चले जाते। पर अभी तक तो जो हमारी अप्रोच रही है, जो हमारा प्रयास रहा है, वो बड़ा सुरक्षात्मक रहा है कि वो लोग पेटेंट क्लेम कर देते हैं, फिर हम आयुर्वेद के ग्रंथों का हवाला देके कहते हैं कि हमारा है। अब आज आवश्यकता आ गई है कि हम इस बारे में थोड़ा असर्टिव हों, प्रभावी हों और आगे बढ़कर कहें कि नहीं, ये हमारा है, हम पहले पेटेंट कराएं। अब पहली बार, जैसा मैंने बताया, कि एक आयुष मंत्रालय ने रिसर्च के लिए इसकी शुरुआत की है। और मैं कहना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी आप ही के क्षेत्र के सांसद हैं, और कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूँ कि जिस चीज़ की दृष्टि और संकल्प महामना मदन मोहन मालवीय जी ने तकरीबन 93 वर्ष पूर्व किया था, आज मोदी जी उसको मूर्त रूप प्रदान कर रहे हैं। होम्योपैथी और आयुर्वेद के लिए एक व्यवस्थित बिल भी लाया गया है ताकि इन सारे विषयों पर एक स्ट्रक्चर्ड एंड फोकस्ड, यानी व्यवस्थित और केंद्रित ढंग से आगे बढ़ा जा सके। योग की जहां तक बात है, आज तो योग धीरे धीरे लोगों की सहज जीवनचर्या का अंग बनता जा रहा है। देखिए, यहां पे जीवनचर्या की जब बात कहेंगे तो आयुर्वेद के सिद्धांत कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को रोग तब होता है जब या तो आहार बिगड़ जाता है या आचार बिगड़ जाता है। तो आहार पर नियंत्रण आयुर्वेद बताएगा, और आचार के लिए योग का भी ध्यान रखना आवश्यक है। जब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बात आई तो संयुक्त राष्ट्र संघ के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि 170 से अधिक देशों ने किसी प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया, वो सेकेंडर बने, यानी प्रस्तावक भारत और द्वितीय समर्थक वो। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था। और महत्वपूर्ण बात है, इसमें लगभग 44 या 46 मुस्लिम देश हैं। तो योग का महत्व आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस प्रकार से स्थापित हुआ है, मैं तो कहूंगा कि महामना मदन मोहन मालवीय जी ने तो इस विषय की परिकल्पना पहले ही कर ली थी। और फिर हम यह भी विनम्रता से कहना चाहेंगे, योग की
शारीरिक स्वस्थता में क्या उपयोगिता और भूमिका है, आज दुनिया उसे क्रमशः स्वीकार कर रही है। फिर यह योग कहां से है? फिर वेदों से है। पातंजलि योग सूत्र, भारतीय वैदिक दर्शन जिसमें षठ दर्शन कहते हैं, उसमें 6 दर्शन हैं, सांख्य, न्याय, वैशेषिक, योग, मीमांसा, वेदांत। अब उसमें योग है, यह भी उसी का हिस्सा है। और आज जो हम योग सीख रहे हैं वो तो उस योग का बहुत छोटा सा हिस्सा है। अभी तो शारीरिक स्वस्थता, शारीरिक तारतम्य और प्राण ऊर्जा के तारतम्य के साथ आगे बढ़ेंगे तो बहुत आगे का विस्तार है। तो सिर्फ कहने का तात्पर्य यह है कि चिकित्सा, योग, आयुर्वेद पर जो मदन मोहन मालवीय जी के विचार थे, जो दृष्टि थी, आज से तकरीबन 1 शताब्दी पूर्व, आज कहीं ना कहीं वो न सिर्फ यथार्थ रूप ले रही है, परंतु दुनिया के लिए वो एक आवश्यक और अपरिहार्य स्वरूप धारण करती चली जा रही है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि इस सेमिनार के माध्यम से आप सभी लोग उन विचारों के बारे में परस्पर विचार विमर्श करें और इसमें से कुछ नए चीज़ों के निष्कर्ष निकालकर सरकार तक और भारत सरकार के संस्थानों तक पहुंचाएं। उसी प्रकार जैसे कहा गया ना, संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनासि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे सज्जना नाम उपासते। और यह भी ध्यान रखना चाहिए कि यदि हम इसमें चूक गए तो दूसरे लोग इसका लाभ उठाने के लिए तैयार हैं। और यह तो ऐसा उद्भट ज्ञान है कि बहुत पहले से लोग इस विषय के ऊपर कार्य करते रहे। शायद आप में से कुछ लोगों को पता हो कि सुश्रुत संहिता का सबसे पहले अनुवाद किसने किया था अरबी भाषा में? खलीफ अल मंसूर ने 10वीं शताब्दी में, अल सुश्रुत के नाम से। पातंजलि योग सूत्र का सबसे पहला अनुवाद किसने किया? अरबी में अबू रेहान ने। और आज एक मैं उदाहरण देना चाहूंगा, न्यूज़वीक मैगजीन प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय मैगजीन है, पिछले कुछ वर्षों से अब वो सिर्फ डिजिटल निकलती है। सन 2009 में उसमें एक अमेरिका की प्रख्यात लेखिका लीजा मिलर का लेख निकला था। उसका शीर्षक था वी ऑल आर बिकमिंग हिंदूज। अमेरिका के लिए आधार क्या दिया था? उन्होंने कहा था जाने अनजाने में हम उस प्रकार के जीवन यापन की तरफ बढ़ रहे हैं जो कहीं ना कहीं हिंदू संस्कृति, हिंदू परंपरा का था। उन्होंने बाकायदा सांख्यिकीय आधार पर यह उदाहरण दिए कि लोग अब अधिक वेजिटेरियन हो रहे हैं। उन्होंने कहा लोग अधिकाधिक हर्बल मेडिसिन की तरफ बढ़ रहे हैं, लोग अधिकाधिक प्राकृतिक चिकित्सा और आयुर्वेद की दवाओं के आधारित या जिसे हम कहते हैं तैल चिकित्सा, उसकी तरफ भी बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि योग को भारी संख्या में अमेरिकी लोग मना रहे हैं। यद्यपि उन्होंने उस आर्टिकल में तो यह भी कहा था कि अब अमेरिका में एक बड़ा तबका है जो पहले अपने को नास्तिक कहता था, वो आस्तिक भी कहता है और बहुदेववाद की बात भी करता है। यानी उसमें एक ऐसा तबका भी खड़ा हो रहा है जो धीरे धीरे ये कह रहा है यहां बहुत सारे देवता भी हो सकते हैं। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, वो विषय अपनी जगह है। उसमें योग और आयुर्वेद दो चीजें भी दिख रही हैं जो कहीं ना कहीं अमेरिका में भी लोगों की जीवन शैली का हिस्सा बनती चली जा रही है। इसलिए आज जो चुनौती हमारे सामने खड़ी है, यह मानव जाति के ज्ञात इतिहास की सबसे व्यापक, सबसे बड़ी चुनौती है। परंतु इस चुनौती को अवसर में भी हम बदल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत से ऐसे प्राचीन सहज ज्ञान के सूत्र संरक्षित हैं जो कि इस चुनौती से लड़ने में संपूर्ण विश्व की मदद कर सकते हैं और भारत को पुनः जगत गुरु बनाने की स्थिति में ला सकते हैं। देखिए, चाइना से कंपैरिजन की बात और फिर चाइना से इंडस्ट्रीज भारत में आने की बात, वो सब तो सबको पता है। अब जब यह विषय आएगा कि बॉडी की इम्यूनिटी कैसे बढ़ाना, तो आयुर्वेद एक अलग धरातल पर पूरी दुनिया में नजर आएगा। जब यह बात आएगी कि दैनिक दिनचर्या के माध्यम से कैसे आगे बढ़ाना है स्वास्थ्य को, तो योग एक अलग धरातल पर नजर आएगा। और देखिए, आप सब बहुत से विद्वान शिक्षक हैं, आपको मुझसे बेहतर पता होगा कि आयुर्वेद कोई सेपरेट ज्ञान की एक वो नहीं था सब्जेक्ट।
जैसे हमारे यहाँ सब्जेक्टों के ग्रुप्स होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, उसी प्रकार से आयुर्वेद बाकायदा एक 3 विषयों का समुच्चय था। पाक शास्त्र, क्षमा करेंगे, कृषि, पाक शास्त्र और आयुर्वेद। कृषि क्या है? सबसे पहले ये जानिए कि उगाना क्या है और कैसे उगाना है। वह विद्या जो बताए वो कृषि है। अब जो उग गया है उसे पकाना कैसे है, किस प्रक्रिया के द्वारा पकाना है, किस प्रकार के गुणों से युक्त करके पकाना है, वो पाक शास्त्र है, जिसे आज कुकरी कहते हैं, होम साइंस का हिस्सा। अब यदि आप पकाने बैठे हैं तो उसके अंदर चिकित्सीय गुण क्या क्या है यह बताने वाला आयुर्वेद है। यानी आप देख रहे हैं एक व्यवस्थित क्रम के साथ आ रहा है। पहले उगाना जानिए, फिर पकाना जानिए, फिर उसके औषधीय गुण जानिए, फिर औषधीय गुणों को पकाने में स्वाभाविक और सहज रूप में इस्तेमाल कर लीजिए। यह आयुर्वेद का अंग है जो हमारी जीवन शैली का अंग हो जाता है। और कई बार ऐसा लगता है कि इसके अंदर वैज्ञानिकता का लोप हो गया। जैसे आप अरहर की दाल हींग से छौंकते हैं, मगर अधिक भारी समझी जाने वाली उड़द की दाल को हींग से नहीं छौंकते, उसमें और मक्खन डालते हैं। कोई कहेगा ऐसा क्यों? इसका विचार है। भटूरा आप छोले के साथ ही खाते हैं, पूड़ी आप कद्दू या सीताफल जिसको कहते हैं उसके साथ खाते हैं। ये बाकायदा एक व्यवस्थित ज्ञान का स्वरूप था। और ये कभी कभी इसलिए हमें इसके विज्ञान के पक्ष को हम मिस कर जाते हैं। जैसे 2 + 2 = 4 जब क्लास दूसरी या तीसरी कक्षा में हमें सिखाया जाता है तो 2 लकीरें खींचती हैं, फिर 4 लकीरें खींची जाती हैं, फिर टीचर हमें बताता है इनको काउंट करो, ये 6 हुए। पर वहीं जब कोई MSc मैथमेटिक्स का टीचर होता है 6⁴ भी वो मुंह जबानी बोल देता है। अब वो कक्षा 4 या 6 के स्तर के लिए तो अवैज्ञानिक हो गया कि उसने लिखा नहीं, लाइनें खींची नहीं, जोड़ा नहीं, अरे कैसे बता दिया। उसी प्रकार से यह विज्ञान के बहुत से ऐसे स्रोत थे जो चिकित्सा विज्ञान के सूत्र थे, वह हमारी स्वाभाविक और सहज जीवन पद्धति के हिस्से हो गए। बस हमें आज उसको लाकर युगानुकूल परिवेश में स्थापित करना है। और इस चुनौती से, जो इतनी भारी और व्यापक चुनौती नजर आ रही है, रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता की एक पंक्ति है, वो आज की इस परिस्थिति में मुझे बड़ी उपयुक्त नजर आती है। वो पंक्ति है, निर्वाक है हिमालय, गंगा डरी हुई है, निस्तब्धता निशा की दिन में भरी हुई है, तेरी दया विपद में भगवान मांगता हूं, तम बेधनी किरण का संधान मांगता हूं। और मैं कह सकता हूं, इस तम को बेधने वाली किरण का संधान यदि है तो भारतीय संस्कृति के पास है, योग और आयुर्वेद के पास है। और इसको संधान करने की दृष्टि महामना मदन मोहन मालवीय जी ने तकरीबन 1 शताब्दी पूर्व ही विधिवत देख भी ली थी, समझ भी ली थी। अब सिर्फ आने वाले समय में उसी पथ को अनुसरण करते हुए हमें उपयुक्त दिशा में आगे बढ़ना है। यह नहीं समझना है कि हम अभी बहुत कुछ प्राप्त कर चुके हैं। हमारे सामने एक लंबा लक्ष्य है। अभी तो हम आधी दूरी ही आगे बढ़े हैं और अभी हमें बहुत कुछ प्राप्त करना है। सिर्फ यह कह के बात समाप्त करूंगा कि हमें आपस के किसी विवाद में नहीं पड़ना है। इस परिस्थिति में समस्त विघ्न बाधाओं को पूरा करते हुए मिलकर हमें उस दिशा में आगे बढ़ना है जो इस चुनौती के बाद भारत को विश्व गुरु के पद पर आसीन कराने के लिए, जो मैं मानता हूं नियति द्वारा तय है, उसका मार्ग प्रशस्त करता है। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की इस पंक्ति के साथ बात समाप्त करूंगा। आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, अपनों के विघ्नों ने घेरा, अंतिम जय का वज्र बनाने नवदधीच हड्डियां गलाएं, आओ मिलकर दिया जलाएं, आओ मिलकर दिया जलाएं। और एक वाक्य अंत में और कहना चाहूंगा। बहुत बार कहा जाता है कि हम दुनिया के सबसे युवा देश हैं।
यह सत्य है, परंतु यह अर्ध सत्य है, पूर्ण सत्य नहीं है। हम सबसे युवा देश और सबसे प्राचीन सभ्यता है। और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के तो हर युवा को यह बात अच्छी तरह समझ में आती होगी, क्योंकि वह अपने अंदर भारत का भावी भविष्य का युवा भी देख रहा है और अपने चारों तरफ विश्व की सबसे प्राचीन जीवंत संस्कृति को भी देख रहा है। इसलिए इस वर्तमान की चुनौती को बस संभल के मुकाबला करिए और यह तय मानिए कि गौरवशाली था भूत, भविष्यत भी महान है, अगर संभालें आप उसे जो वर्तमान है। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी। आपके इस सारगर्भित वक्तव्य से हम सभी लोग कृतकृत्य हुए। अब हमारे अगले वक्ता चिकित्सा विज्ञान संस्थान काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आयुर्वेद के द्रव्य गुण विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर कमल नयन द्विवेदी जी हैं। आप विश्वविख्यात आयुर्वेदाचार्य हैं तथा आयुर्वेद से संबंधित विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय समितियों के सदस्य हैं। आयुर्वेदिक चिकित्सा से संबंधित विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों में आपके बीच वक्तव्य होते रहते हैं। आप कोविड-19 के संदर्भ में आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी एडवाइजरी हेतु केंद्रीय समिति के सदस्य हैं। महोदय, आप अपने उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करें। प्रोफेसर कमल नयन द्विवेदी जी। नमस्कार, मैं कमल नयन द्विवेदी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के आयुर्वेद संकाय के द्रव्य गुण विभाग में प्रोफेसर हूँ एवं विभागाध्यक्ष भी। सर्वप्रथम तो मैं धन्यवाद दूंगा और आभारी भी हूँ महामना मालवीय मिशन काशी हिंदू विश्वविद्यालय इकाई द्वारा आयोजित इस वैश्विक सेमिनार में इन्होंने बहुत ही अच्छे अवसर पर एक समीचीन विषय को लेकर के इस सेमिनार का आयोजन किया है। कोविड-19 वैश्विक संदर्भ में महामना की भारतीय जीवन दृष्टि, एक बहुत ही संतुलित विषय है ये। अगर हम कोविड-19 को आयुर्वेद की दृष्टि से देखें तो यह एक जनपदोध्वंस के रूप में सामने आई है। महामारी का वर्णन चरक संहिता के विमान स्थान के तृतीय अध्याय में जनपदोध्वंसनीय अध्याय में किया गया है। आप देखें कि हमारे आयुर्वेद की महापुरुषों की दृष्टि भी कैसे कितनी अच्छी रही है, और मालवीय जी तो लगता है कि वह हर विषय के प्रणेता थे। उन्होंने भी जो कहा धर्म को लेकर आगे बढ़ने का, वह आज की दृष्टि में भी सर्वथा उपयुक्त है। जनपदोध्वंस का प्रथम कारण, मूल कारण जो हमारे आयुर्वेद में माना गया, कहा गया कि तस्य मूलम अधर्मः तन्मूलम वा असत्कर्म कुरुकृतम् तयोर योनि प्रज्ञापराध एव च। इस जनपदोध्वंस का मूल अधर्म है या पूर्वकृत असत कर्म है, बुरे कर्म है, और इन दोनों की योनि क्या है? प्रज्ञापराध। ये दोनों हम कब करते हैं? जबकि धी, स्मृति, बुद्धि तीनों सही है, उसके बावजूद भी हम यदि गलत काम करते हैं, यानी कि हमारा जानबूझकर धी और स्मृति और बुद्धि का विभ्रंश करते हैं, तो उसे हम प्रज्ञापराध कहते हैं। तो इस अधर्म का और पूर्वकृत असत कर्म की योनि का मूल कारण प्रज्ञापराध हुआ। कितना सुंदर चित्रण किया है। आज के विश्व की वही स्थिति है। हम यह नहीं जानते सुख कहाँ है, मगर उस सुख के पीछे अंधाधुंध दौड़ रहे हैं, और तमाम सुख सुविधाएं और वैश्विक स्तर पर राष्ट्रों को एक दूसरे से आगे बढ़ने की प्रतिद्वंदिता ने हमारे इस आज की संस्कृति को इतना अंधा कर दिया है कि जो न करना चाहिए वो हम कर रहे हैं, और उसके फलस्वरूप प्रकृति ने आज यह स्थिति लाई है। आदरणीय मित्रों,
प्रकृति स्वयं क्रांति करती है। कभी कभी एक हार्मोनी, एक स्थिरता लाने के लिए, और कभी कभी हम मनुष्यों को अपने कृतकर्मों का बोध कराने के लिए। वही स्थिति आज है, किसी देश से यह निकला कोरोना, एंड कोविड-19, और आज पूरा विश्व जूझ रहा है। अस्तु, मैं अब आयुर्वेद के संदर्भ में कुछ बातें बोलूंगा आयुर्वेद की, कि यह लॉकडाउन जो चल रहा है उसे खत्म होना है, खत्म तो होगा ही, लेकिन उसके बाद भी कोरोना नहीं खत्म होने जा रहा है, वो रहेगा। हम क्या क्या ऐसे बचाव के तरीके अपना सकते हैं, संभावित बचाव के तरीके, क्योंकि कोरोना के विषय में आज तक बहुत ही अच्छी जानकारी नहीं है, और जानकारी जो मिल रही है वो अगले हफ्ते बदल जा रही है। तो हम आयुर्वेद जो कि शाश्वत है, जो कल भी था, आज भी है, कल भी रहेगा, उसके सिद्धांतों पर आधारित कुछ सलाह हम देंगे। जो अभी आयुर्वेद की एडवाइजरी, आयुष की एडवाइजरी, आयुष मंत्रालय की जो एडवाइजरी जारी हुई है, सभी विश्वविद्यालयों को सर्कुलेट किया गया है, तो उस एडवाइजरी को जारी करने से पूर्व जिन 15 विद्वानों से सलाह ली गई थी, सौभाग्य से और काशी और महामना मालवीय जी का आशीर्वाद से उनमें से एक मैं भी था, उस एडवाइजरी का जरूर पालन करें। और उसके अतिरिक्त आप क्या क्या कर सकते हैं मैं बता रहा हूं। जब आप घर से सुबह स्नान करने चले तो उस जल में थोड़ा कर्पूर मिश्रित कर लें। वह कर्पूर एंटीवायरल होता है, वैज्ञानिक शोधों से यह जानकारी मिली है कि कर्पूर का धुआं एंटीवायरल होता है। और हमारी संस्कृति में तो हर घर में आरती के समय कर्पूर जलाया जाता है, मंदिरों में कर्पूर जलाया जाता है, तो वह एंटीवायरल होता है, एंटीसेप्टिक होता है। तो स्नान के जल में हम सबसे पहले कर्पूर मिश्रित कर लें, उसके बाद से उससे स्नान करें। दूसरी बात, कर्पूर न मिले फिटकिरी जिसे कहते हैं, इंग्लिश में एलम कहते हैं, उसे ही थोड़ा मिश्रित करके स्नान करें। फिर बाहर जाने से पहले अपने नासारंध्रों में या तो शुद्ध घी या नारियल का तेल या सरसों का तेल अवश्य लगाएं, क्योंकि शुद्ध घी हमारी म्यूकोसा को, श्लेष्मल कला को इतनी स्ट्रेंथ, शक्ति प्रदान करता है कि वह दूसरे विषाणुओं को आराम से अंदर घुसने नहीं देता। नारियल का तेल ऐसा है कि वह जब वायरल सेल के संपर्क में आता है तो लिपिड है नारियल तेल, फैट वसा है, और विषाणुओं की जो बाह्य कवरिंग होती है, सेल वॉल जिसे कहते हैं, वो भी वसा की बनी होती है। तो आराम से नारियल तेल अंदर चला जाता है जीवाणुओं के शरीर में, और वहाँ मोनोलॉरेट के रूप में बदल करके पुनः बाहर आता है, और बाहर आते समय उस विषाणु को पंक्चर कर देता है, एक होल बना देते हैं, जिससे विषाणु पंक्चर हो जाते हैं और रप्चर हो जाते हैं। सरसों का तेल सेल साइकिल को चेक करता है, यानी कि विषाणुओं की जो जीवन चक्र है उसको तोड़ता है, इस तरह विषाणुओं को बढ़ने से रोकता है। अतः इन तीनों में से कोई भी एक नासारंध्रों में निकाल कर लगा कर निकले। तीसरी बात, हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने कहा है कोई आवश्यक नहीं कि आप बाहर के ही मास्क खरीद कर पहने, आप घर में बनाए सूती मास्क पहन सकते हैं। तो क्यों न हम सूती मास्क को हल्दी के घोल में डुबो लें या नीम के पत्तों के रस के घोल में डुबो लें, और तब उसे अपने मुंह पे और नाक पे लगाएं, क्योंकि उससे छनकर जो हवा आएगी हमारे नासारंध्रों में, वह हल्दी से मिश्रित होगी, वह नीम से मिश्रित होगी, वह और लाभकारी होगी। ड्यूटी जाते समय लवंग, इलायची, दालचीनी, काली मिर्च, तुलसी, बड़ी इलायची, जावित्री, अदरक, सौंठ, अजवाइन। फिर से एक बार सुन लें, लवंग,
इलायची, दालचीनी, काली मिर्च, तुलसी, बड़ी इलायची, जावित्री, अदरक या शुंठी, इनमें से कोई एक या दो अपने पास रख लें, अपनी जेब में रख लें या एक छोटी सी शीशी में रख लें और उसमें से एक एक अपने मुंह में हमेशा डालकर रखे रहें, उसे चूसते रहें, क्योंकि ये जो सुगंधित औषधियां हैं, कहने को तो ये सब आहार में रोज हम प्रयोग करते हैं, लेकिन मुंह में भी अगर रखेंगे तो ये सुगंधित औषधियां, इनका उत्सर्जन नासा रंध्रों से होता है। आप स्वयं देख लें, किसी ने लौंग खाया होगा तो उसकी सांस से उसकी महक आती है। तो जब नासा रंध्रों से इनका उत्सर्जन होता है तो ड्यूरिंग एक्सक्रीशन, जब उत्सर्जन के समय ये हमारे श्वसन तंत्र पे एक अच्छा और प्रतिरोधात्मक एक प्रोटेक्टिव एक्शन डालती है। पुनः जब हम आए ऑफिस से लौट करके उसी तरह कर्पूर मिश्रित जल से स्नान करें और उसके पश्चात हम अपने नाश्ते या भोजन में फलों का अधिक से अधिक प्रयोग करें और जो ऋतुफल हों उनका तो अवश्य प्रयोग करें, क्योंकि ऋतुफल आज के वातावरण के अनुसार जो मैच्योर हुए हैं वो हमें आज के वातावरण में जो रोग उपस्थित हैं उनसे लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता हमारे शरीर में जागृत करते हैं। इसीलिए देवताओं के पूजन में भी हम ऋतुफल का प्रयोग करते हैं और स्वयं भी ऋतुफल का ही प्रयोग करें अपने सेवन के लिए। हम खरजूर और मुनक्का का प्रयोग कर सकते हैं रोज नाश्ते में। ये हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को, जिसे इम्यूनिटी भी कहते हैं, उसे बढ़ाता है। और जितने हमने कुछ मसालों के नाम लिए, उनमें से हल्दी और दालचीनी, ये बहुत ही अच्छे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने वाले द्रव्य हैं। भोजन में हम स्वस्थ भोजन लें, शुचिता पूर्वक भोजन लें। आजकल शुचिता का बहुत महत्व है। शुचिता पूर्वक भोजन लें और उस भोजन में आजकल जो सब्जियां मिल रही हैं और खास करके सहीजना, जिसे एक सब्जी है सहीजन, जिसे शीघ्र भी कहते हैं, वह तो वरदान है। उसमें इतने अच्छे अच्छे प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटी फंगल एजेंट्स, एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल एजेंट्स होते हैं जो हमारे शरीर में जाकर हर तरह से उसे लाभ ही करना है। उसके अलावा कृमिघ्न भी है, आजकल मिल भी रहा है। अगर एक काम कर सकें तो बहुत अच्छा है कि उन सहजनों को आज जो मिल रहे हैं लेकर घर में सुखा लें, उनके भीतर के बीज को निकाल लें सूखने के बाद, और उनके बीज का चूर्ण बनाकर रख लें। और जब भी हम साल भर चाय पिएं उसमें आधी चम्मच सहजने के बीज का चूर्ण जरूर डालें। और हम चाय ही क्यों पिएं, हम तो ये कह रहे हैं कि आप अपने घर में एक बार प्रयोग करके देखिए। गुड़, काली मिर्च, शुंठी या अदरक, एक लवंग, थोड़ी सी दालचीनी डाल दीजिए और उसको खौला लीजिए केवल 4-5 मिनट तक, और देखिए उसे पीजिए। वह किसी भी चाय या किसी भी कॉफी से बहुत ही ज्यादा सुस्वाद और बेहतर होती है और शरीर को लाभ भी देती है। तो बंधुओं, आए हम पुनः अपने धर्म से, अपनी संस्कृति से एक बार जुड़ें और जो हमारे परंपरा में चला आ रहा है उसका पालन करें। धर्म कुछ भी नहीं है, धर्म तो धर्मो धारयति प्रजा। धर्म वह आचरण है जो केवल न केवल हमको बल्कि पूरी प्रजा को, पूरी सिटीजन्स को, पूरे नागरिकों को का धारण करती है। और धर्म एक ही है, वह है मानवीय धर्म, सनातन धर्म, जो कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। और वहां पर जो धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं वह आज के परिप्रेक्ष्य में भी उतने ही अच्छे, उतने ही सही हैं जितने पहले थे। धृति, क्षमा, दमो, अस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीः, विद्या, सत्यम, क्रोधो, दशकम, धर्म लक्षणम।
इनमें से एक एक को आप देख लें, आज के युग में सभी आवश्यक हैं। धृति, कहा गया है कि कोरोना होने पर पैनिक न करें। शौच, पवित्रता, इंद्रिय निग्रह, दम, अपनी इच्छाओं का दमन करना, इंद्रियों के विषयों की ओर लोलुपता न दिखाना, ये सब जो हैं आज के इस कोरोना युग में बहुत ही आवश्यक हैं और सभी युगों में आवश्यक है। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं समय का ध्यान रखते हुए अपना वक्तव्य पूरा करता हूं एवं समस्त सुधीगणों, श्रोताओं, आयोजकों और विद्वत वृंद को अपना प्रणाम करते हुए आज्ञा लेता हूं। धन्यवाद प्रोफेसर कमल नयन द्विवेदी जी। आपके उद्बोधन से हम सभी लोग बहुत ही लाभान्वित हुए हैं तथा यह प्रयास करेंगे कि इसके प्रमुख तत्वों को अपने जीवन में उतारा जाए। वस्तुतः महामना मालवीय जी के संपूर्ण जीवन में योग एक प्रमुख आयाम रहा है, जो कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अत्यंत प्रासंगिक भी है, क्योंकि कोविड-19 महामारी से बचने के लिए हमें अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना है, जो योग और प्राणायाम द्वारा संभव है। इसी क्रम में हम आगे कुछ प्राणायाम के अभ्यास देखेंगे, जिसका आप सभी अपने अपने घरों में रहकर सरलता से अभ्यास कर सकते हैं। इसकी प्रस्तुत काशी हिंदू विश्वविद्यालय की छात्राएं सुश्री सौम्या मिश्रा एवं सुश्री श्रुति त्रिपाठी द्वारा की जा रही है। सौम्या मिश्रा एवं श्रुति त्रिपाठी जी। सर्वप्रथम गहरी सांस लेते हुए हम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। इसके पश्चात हम अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। आप अपने अनुसार किसी भी आरामदायक आसन में बैठ जाएंगे और दाईं हथेली को प्राण मुद्रा एवं बाईं हथेली को ज्ञान मुद्रा बना लेंगे। अब हम बाईं नासिका से गहरी सांस लेंगे और दाईं नासिका से श्वास को छोड़ेंगे। इस क्रिया का कम से कम 10 चक्र नित्य सुबह करेंगे। अगली क्रिया कपालभाति। आरामदायक आसनों में बैठकर दोनों हथेलियों को ज्ञान मुद्रा में अपने अपने घुटनों पर रखेंगे। अब हम गहरी सांस लेते हुए श्वास को नासिका के द्वारा बाहर की तरफ झटके से छोड़ेंगे। इस क्रिया को नित्य प्रतिदिन 50 बार करें। इसी क्रम में अगली क्रिया भस्त्रिका है। आरामदायक आसन में बैठकर दोनों हथेलियों को खोलकर गहरी सांस लेते हुए ऊपर की तरफ उठाएंगे और श्वास को छोड़ते हुए दोनों हथेलियों को नीचे की तरफ ले आएंगे। इस क्रिया को प्रतिदिन 20 बार करेंगे। अगली क्रिया भ्रामरी है। आरामदायक आसन में गर्दन व पीठ सीधी रखकर मुख को बंद रखेंगे और दोनों नासिकाओं से भीतर की ओर सांस लेंगे और
श्वास छोड़ते समय कंठ प्रदेश से भौरे की भांति ध्वनि करते हुए पूरक करेंगे। इस क्रिया को प्रतिदिन 5 बार करेंगे। इस सत्र के समापन पर प्राणायाम की उत्तम प्रस्तुति के लिए सौम्या मिश्रा व श्रुति त्रिपाठी को बहुत बहुत धन्यवाद।